Hello to the one who is watching this video. In this video, I'll be discussing about the respiration in plants basically. This is class 11th chapter, biology chapter. What we will be discussing in this chapter is the order of respiration. For example, it will be more about an overview of the entire chapter rather than discussing a particular topic. तो ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल वगैरह इसमें नहीं कवर होने वाला, लेकिन इसमें एक ओवरव्यू और एक ऐसी चीज कवर होगी कि जो आपको पूरा चैप्टर समझने में बहुत हेल्प करेगी, स्पेसिफिकली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम ग्लाइकोलिसिस ही पढ़ते हैं पूरा टाइम या क्रेब्स साइकिल ही पढ़ते हैं, बट एक्चुअली में इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द सीक्वेंस एंड टू कनेक्ट द डॉट्स बेसिकली एग्जैक्टली हो क्या रहा है, डिफरेंस क्या है। और ग्लाइकोलिसिस तो हम पढ़ते हैं, फिर क्रेब्स साइकिल भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में बहुत चीजें मिसिंग रह जाती हैं, वो समझ में नहीं आती हैं। तो इस जो वीडियो का जो मोटिव है वो ये है कि आपका पूरा चैप्टर एक तरीके से कवर हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि चीजें कैसे कनेक्ट हो रही हैं आपस में। तो बायोकेमिस्ट्री में चीजें कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो इट विल हेल्प यू टू क्लियर एमसीक्यूज पर्टिकुलरली। तो इस चैप्टर में हम वो बात नहीं करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में कैसे स्टेप्स हो रहे हैं, क्रेब्स साइकिल में क्या क्या हो रहा है। वी विल डिस्कस द एंटायर ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेशन एंड इन एडिशन टू दैट देयर विल बी पर्टिकुलर फोकस ऑन ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन की एनर्जी प्रोडक्शन में। जो हम कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, फर्मेंटेशन में नहीं होता है, एनारोबिक में उतना नहीं होता, तो उसका रीजन क्या है और वो एग्जैक्टली कैसे कनेक्टेड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो रेस्पिरेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, जो दोनों डेफिनेशन है ये जो कि एनसीईआरटी में दी हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो इट इज बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। तो कभी कभी क्या होता है कि हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो ब्रीदिंग इज नॉट रेस्पिरेशन ऑब्वियसली। तो ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है, वो सिर्फ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है और ब्रेकडाउन ऑफ फूड की मदद से जो हो रही है और उसका ट्रैपिंग होना एटी में, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। Next is the breakdown of carbon-carbon bonds of complex compounds through oxidation within the cells, leading to the considerable amount of energy is called respiration, release of considerable amount of energy. तो इसमें भी यही चीज है कि कार्बन-कार्बन बॉन्ड का ब्रेकडाउन, ये थोड़ी मोर डिटेल्ड और मोर पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गई। तो सिंपली हमारा कार्बन-कार्बन बॉन्ड टूटेंगे, कोई भी बॉन्ड टूटता है एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को हमें ट्रैप करना होता है एटी में। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। अब जो कंपाउंड्स टूटते हैं उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, ठीक है। तो जनरली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हर जगह कंसिडर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। वो ग्लूकोज ही हम लेते हैं, तभी हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो जनरली हम कार्बोहाइड्रेट विच इज ग्लूकोज हम लेते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट समझने के लिए, बट इट कैन बी प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड्स, सब कुछ ही ब्रेकडाउन होगा इवेंचुअली एनर्जी प्रोडक्शन करना है तो। बट ज्यादातर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं क्योंकि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट रहती है। अगर कार्बोहाइड्रेट का मतलब ब्रेकडाउन कम होना शुरू होगा तब हम जाएंगे बाकी सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट का की कमी हो जाती है, लाइक ब्रेन शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज, तो इस वजह से हम ब्रेन के लिए भी वही इंपॉर्टेंट है और एकदम से एनर्जी सोर्स वही है। तो लेट्स कम टू, हाँ, दिस इज अ थिंग विच समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाता है। ये इनकी जो इक्वेशंस होती है ना फोटोसिंथेसिस की और रेस्पिरेशन की, वो कभी कभी कंफ्यूज कर देती हैं। तो क्या होता है कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। तो एक बात जो इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स का क्या मतलब है कि ब्रेकडाउन ऑफ जो ग्लूकोज हो रहा है वो भी प्लांट्स में ही हो रहा है। तो फर्क क्या है, ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्चुअल चीज है, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए, है बहुत ज्यादा कॉमन चीज, लेकिन आप कहोगे आप फिर भी कंफ्यूज जाओगे इस चीज में। तो इसमें क्या है, जो फोटोसिंथेसिस होता है हमें पता है कि लीव्स में होता है, मेसोफिल सेल्स होता है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होती है उसका वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, शुगर बनती है एंड देन ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। अब ये जो एंटायर प्रोसेस है वो सिर्फ पर्टिकुलर टू दो सेल्स जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। तो बाकी सारे जो प्लांट के सेल्स है, रूट्स हो गई, शूट्स हो गई, जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट है, उनको तो सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना कि फूड की, तो इवेंचुअली रात में तो लीव्स भी वही करती हैं। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द सेम सेल्स, मतलब प्लांट्स में ही हो रहा है, लेकिन तो उनको भी उसमें भी हर जगह वो ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो कराना ही पड़ेगा ना, तभी तो आगे कहानी चलेगी। तो ये मत सोचना कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और हमारे अंदर रेस्पिरेशन, हमारे अंदर तो हो ही रहा है, हमारे अंदर तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जिसको हम पढ़ेंगे। और लेकिन जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो भी प्लांट में ही हो रहा है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की जो इक्वेशन थी जिसमें ग्लूकोज बन रहा था, यही सेम ग्लूकोज यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा और इसमें ये जो ऑक्सीजन निकल रही थी वो रिक्वायर्ड होगी और उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारी एटीपी प्रोडक्शन ऑफ की एक सिंपल सी इक्वेशन में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं। बट जस्ट टू क्लियर अ कंफ्यूजन कि ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये होगा प्लांट्स में ही, और प्लांट्स में ही बाद में ये होगा दूसरे सेल्स में जिनको एनर्जी चाहिए और रात में। तो अब रेस्पिरेशन की बात करें तो वी हैव एरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। अब एनारोबिक और फर्मेंटेशन सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। एनसीईआरटी में इतना ज्यादा एनारोबिक के ऊपर डिस्कस नहीं किया गया, वहां पे फर्मेंटेशन को ही बोला गया विच इज टेकिंग प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक को डिस्कस किया गया और फर्मेंटेशन को डिस्कस किया गया। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन भी एक टर्म है जो कि फर्मेंटेशन से डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है फॉर नीट वंस। बाकी तो इनफैक्ट सीबीएसई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो जरूरी तो है ही कि आप इसमें डिफरेंस समझो। तो लेट्स स्टार्ट विद द एरोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? अब कहने को तो आप बोलोगे विच इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट, लेकिन उसी ऑक्सीजन का काम क्या होता है? वो सर्व करती है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या मतलब है कि हम पढ़ेंगे आने वाली स्लाइड्स में, बट इट इज द करेक्ट थिंग। मतलब अब अगर आपने पढ़ा हो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, तो उसके अंदर कहीं पर भी कोई ऐसा स्टेप नहीं होगा जहाँ पे ऑक्सीजन डायरेक्ट रोल में आए। हम कह रहे हैं एरोबिक, लेकिन ऑक्सीजन तो ना ग्लाइकोलिसिस में आ रही है ना क्रेब्स साइकिल में, तो ये आ कहाँ पे रही है? ये काम आती है बिल्कुल लास्ट स्टेप विच इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें वो काम करती है एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये कैसे करती है ये हम पढ़ेंगे। तो complete oxidation of the respiratory substrate occurs and the end products formed are primarily carbon dioxide and water. 30 or 32 ATP molecules each with 7.3 kilocalorie of per mole of energy are produced. तो इसमें 30 to 32 ATP बनते हैं। कैसे बनते हैं, इनकी क्या वो है स्टिशियोमेट्री, दैट डिमांड सेपरेट वीडियो, वो अभी इस वीडियो का मोटिव नहीं है। बस इतना आपको याद रखना है कि 30 या 32 बनती हैं और इस हर एक ATP की एनर्जी इतनी होती है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्या पता नीट में एज एन एमसीक्यू पूछ लें। तो दिस इज बेसिकली नेक्स्ट व्हाट हैपन, सेलुलर रेस्पिरेशन में सेम वही इक्वेशन है, ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हाँ, तो दिस इज ऑल्सो, अब हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप होता है विच इज कॉमन इन एनारोबिक एज वेल एज एरोबिक। तो ग्लाइकोलिसिस में कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है, कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है। तभी ग्लाइकोलिसिस की अगर आपको पता हो तो रेड ब्लड सेल्स में होता है, और रेड ब्लड सेल्स में जो ग्लाइकोलिसिस होता है, चलो उसके बाद में करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बने, वहां से NADH का प्रोडक्शन होगा। वो सेम वो वहां से हमें पता है कि 2 ATP भी बनती हैं और 2 NADH भी बनते हैं। और ये जो पायरुवेट होता है वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट ऑक्सीडेशन होकर एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। फिर मैट्रिक्स में हमारी क्रेब्स साइकिल पूरी चल रही है। क्रेब्स साइकिल से भी हमारे 6 NADH प्रोडक्शन होंगे, बीच में ATP भी बनती है और 2 FADH2 बनते हैं। और यहाँ पर इस स्टेप के अंदर जो पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम है तब वहां पे भी 2 NADH बन रहे हैं और यहाँ पे 2 ATP भी बन रही है। ये तो ATP तो यहाँ पे तो 2 ATP तो बन गई, बट इवेंचुअली हमें 32 बनानी है। तो बाकी जो ATP होती है वो सारी की सारी NADH से बनती हैं। अब ये NADH से कैसे बनती हैं, वो होता है पूरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस आई, वहां से कुछ ATP बनी, बट मेजरली हमारे पास सब जगह से NADH ही प्रोडक्शन हो रहा है। बाकी ये 2 ATP यहाँ पे, और बाकी इवेंचुअली 32 ATP कैसे बन गए, ये एक क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैं ज्यादातर एक्सप्लेन यही करूंगी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है। इन दोनों के जो सीरीज साइकिल्स हैं, एक स्टेप्स हैं जिनमें आपको सारा कुछ लर्न करना होगा। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में थोड़ा सा समझने जैसी चीजें हैं, और यहीं पे एक्चुअली एरोबिक का मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि यहीं पे ऑक्सीजन यूज हो रही है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जो बहुत भारी टर्म्स लगते हैं एनसीईआरटी में। वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो इसका मतलब समझना जरूरी है। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब मैं भी बताऊंगी, और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। ग्रेडियंट मतलब कोई चीज हाई टू लो जा रही है। सपोज जैसे यहाँ पे इस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे लो है, तो ये जो चीज है ये आपका एक ग्रेडियंट बना देती है। ग्रेडियंट इन द सेंस मतलब हाई टू लो। अगर कोई चीज हाई टू लो जाएगी तो हम इस पूरी सिचुएशन को ग्रेडियंट बोलेंगे। तो इस आयन का ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो चुका है, एंड दैट ग्रेडियंट स्टोर्स एनर्जी। इसी ग्रेडियंट में एनर्जी स्टोर होती है। तो जब हम अगर इसको वापस लेके आएंगे तो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन शुरू होगा। अब मान लो ये ब्लू वाले आयन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम है,
ठीक है। अब अगर ये यहाँ से यहाँ आएंगे ना तो एनर्जी रिलीज होने लग जाएगी। तो अब पहले आप इसको लेके जाओगे यहाँ पे ज्यादा इकट्ठा कर दोगे और फिर वापस लेके आओगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो लेट जस्ट अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी डिटेल्ड वे। हाँ, तो ये जो है ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ही है ये। इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन टर्मिनल की तरह काम करता है। तो हमारे पास NADH थे जो हमें क्रेब्स साइकिल से भी बन रहे थे और ग्लाइकोलाइसिस भी बन रहे थे। तो अब ये NADH क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। अब अगर ये NADH अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये Na+ में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, वापस से वहीं चले जाएंगे जो पहले कर रहे थे कि वापस से रीजनरेट होगा NADH जैसे हो रहा था। अब इन्होंने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसको दिए, वो देते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस को। ये कॉम्प्लेक्सेस को हम, ये बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कुछ नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब होता है कि जैसा हम वर्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, वो NADH से आए और FADH2 से आए। तो ये ऑक्सीडाइज हुए, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करे, ऑब्वियसली कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो ऑक्सीडाइज होती है और गेन करती है तो वो रिड्यूस होती है। तो यहाँ पे इसने लूज करे और अगर एक चीज ऑक्सीडाइज हुई है तो वो दूसरी चीज रिड्यूस होगी, क्योंकि दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगी। तो ये जब इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे और फिर कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे और वो कॉम्प्लेक्स 1 क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा, कॉम्प्लेक्स 2 क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 को देगा, कॉम्प्लेक्स 3 क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और लास्ट में जाते हैं ऑक्सीजन के पास, तभी बोलते हैं लास्ट में, यानी टर्मिनल। और टर्मिनल पे कौन ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रही है, ऑक्सीजन, इसलिए बोलते हैं इसको टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वाटर में रिड्यूस हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करके वाटर में रिड्यूस हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिए, इन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल गई, बट एनर्जी कैसे आई, ATP तो अभी तक नहीं समझ में आया। तो ATP कैसे बने, जब भी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं उसी टाइम पे हाइड्रोजन आयन पंप करते हैं। मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है, जैसे NADH से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब 10H+ आयन पंप होते हैं, हर एक में से पंप होते हैं। तो ऑलमोस्ट एक इलेक्ट्रॉन पेयर से, ये इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर में 10H+ आयन पंप करेगा। अभी 10H+ आयन पंप करेंगे, मैं जैसा भी समझाया वो ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। यहाँ पर यहाँ से H+ आयन वहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ये कहानी सुनने वाली समझने वाली बहुत हायर लेवल पे आता है कि क्यों हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते जाते हैं, पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन पंप हो जाता है। कहाँ से कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक ये जो मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है। तो एक आउटर मेम्ब्रेन भी होंगी। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये मैट्रिक्स है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन जो है वो पंप हो रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन पंप होते हैं इसकी वजह से ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे H+ आयन कम है और यहाँ पे H+ आयन ज्यादा है, तो ये ग्रेडियंट डेवलप हो गया। अब ये ग्रेडियंट टूटेगा कैसे, जब H+ आयन वापस आएंगे तो हमारी ATP प्रोड्यूस होगी। तो ये एक और कॉम्प्लेक्स होता है, ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स 5 और ATP सिंथेस। तो जो ये कॉम्प्लेक्स है, जब H+ आयन आते हैं तो हमारी ATP प्रोड्यूस हो रही है। तो 3 H+ आयन आएंगे तो एक ATP प्रोड्यूस होगी। तो अब यहीं से डॉट्स कनेक्ट करनी है कि हमारे NADH जनरेट हुए, NADH प्रोड्यूस हुए। NADH जब प्रोड्यूस हुए उसने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस में पास करे और कॉम्प्लेक्सेस ने इसके बदले में हाइड्रोजन आयन पंप करके ग्रेडियंट डेवलप कराया, और जब वो ग्रेडियंट टूटा तो इस कॉम्प्लेक्स ने ATP प्रोडक्शन करी। तो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, कि कहाँ ऑक्सीजन का रोल आया। ऑक्सीजन का रोल सिर्फ और सिर्फ इसी जरा सी जगह में आया जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं। अगर ये ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो क्या होता, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस है वो इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में अरेंज्ड है। इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि आप रिडक्शन पोटेंशियल इज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरी चेन में हर इलेक्ट्रॉन, हर कॉम्प्लेक्सेस की जो प्रीवियस कॉम्प्लेक्स है उससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। मतलब कॉम्प्लेक्स 2 ज्यादा चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना, कॉम्प्लेक्स 3 उससे ज्यादा चाहेगा, कॉम्प्लेक्स 4 उससे भी ज्यादा, और ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि सबसे ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रही है। तो ये एक इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल मतलब सबको अपने प्रीवियस वाले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा जरूरी चाहिए, उनको ज्यादा भूख है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसीलिए हमें ये सीरीज को चलाने के लिए, एटलीस्ट ऑक्सीजन तक पहुंचने के लिए हमें इनकी रिडक्शन पोटेंशियल हाई रखनी पड़ती है। मतलब हाई ही होती है, दैट इज बेसिकली इन नेचर कि वो हाई होती है ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुके नहीं और वो इलेक्ट्रॉन पास हो गया। इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जाए जा रहे हैं। नहीं तो अब ऑब्वियसली हाई टू लो कोई चीज जाती है, ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल भी ज्यादा होनी। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स है।
तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ज़्यादा टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती जाती है। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने में बिलीव रखते हैं। लेकिन क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सबके सब इलेक्ट्रॉन गेन करने में बिलीव करते हैं। तो इसीलिए ये पूरी चेन चल रही है। क्यों चल रही है? इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू। दैट इज बेसिक, ये कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसके अलावा हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, जो अक्सर यूज की जाती है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होती है? जो हम ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं कि हमारे पास जैसे फॉस्फो एक स्टेप होगा, आपने पढ़ा होगा, तो पायरुवेट काइनेज क्या करता है? फॉस्फोनल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। तो इस ड्यूरेशन में हमारे पास ये पायरुवेट बना, तो इसका फॉस्फेट ग्रुप जो था वो एटीपी से एडीपी पे चला गया, एडीपी से एटीपी में चला गया। तो ये जो इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, की सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई ऑक्सीडेटिव, जो हमने पहले पढ़ी वो क्या थी? वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन थी। वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी, तो वैसे एटीपी प्रोड्यूस हो रही थी। यहाँ पे सबस्ट्रेट को करने पे हो रही है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है, तो ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है, इसी को बेसिकली हम यहाँ पे सबस्ट्रेट बोल रहे हैं। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोला जा रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एनर्जी बन रहा है, उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला जा रहा है। तो दिस इज द सेम थिंग अगेन। ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे साइटोक्रोम सी, यूबिक्विनॉन करके बहुत हैवी टर्म्स होते हैं, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रॉन वही ऑक्सीजन के पास आ रहे हैं। यहीं पे इसका मीनिंग हो रहा है कि ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और यहीं पे रोल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कम्स इन, कि इसी का भी हम बोल रहे हैं कि इसकी एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, ये भी सब सेम चीज है। एटीपी सिंथेज है ये फाइनली, ग्रेडियंट तोड़ रहा है, और फिर ये सब कॉम्प्लेक्सेस हैं, आपस में प्रोटॉन्स आते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन। तो ये ओवरव्यू का सेकेंड पार्ट है। फर्मेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्मेंटेशन में हमारा ग्लूकोज पड़ा, फिर ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बना। पायरुवेट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जैसे कि हमने पढ़ा 36 एटीपी प्रोड्यूस होंगे, 32, 34, 36, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। 32 और 30 एटीपी होती है, 36 नहीं होती हैं वैसे। तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। और पायरुवेट के बाद यहाँ पे फर्मेंटेशन होगी अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, और वहां पे हमारा लैक्टिक एसिड और इथेनॉल बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इन्वॉल्व। फर्मेंटेशन बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है यीस्ट में होता है, क्योंकि उनके पास एक पर्टिकुलरली एंजाइम होता है। तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू अबाउट फर्मेंटेशन। तो इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस डज नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रॉन केमिकल प्रोटोन। यहाँ पे कोई ग्रेडियंट नहीं बनेगा। इसमें सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। तो हमने जो ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी बनती है, दो वही बनते हैं और कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि चेन नहीं चल रही है, ग्रेडियंट डेवलप नहीं हो रहा है। So final electron acceptors are organic compounds often formed as a result of incomplete oxidation of organic substrates during the fermentation pathway itself. तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है? अब NADH तो अभी भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ही लगेगा, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो चल नहीं रही, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज करे वो कौन ले रहा है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही लेता है, जो कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से बना है, जैसे पायरुवेट ही ले लेगा। इसको मैं भी समझाती हूँ आगे चलकर। तो ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो एटीसी नहीं है, NAD+ जो हो रहा है वो रीजनरेट हो रहा है बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हो क्या रहा है कि यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस हुआ, जिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बने, यहाँ पर 2 ATP बनी, और यहाँ पे NADH भी बना। अब ये NADH वापस से ऑक्सीडाइज तो होगा, बट ये पायरुवेट को इलेक्ट्रॉन दे देगा और NAD+ बन जाएगा, और पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टेट। तो NAD+ रीजनरेट अभी भी होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चल रही, कोई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही। तो जैसे कुछ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो ऑक्सीडाइज करते हैं NADH को बाय ट्रांसफॉर्मिंग पायरुवेट इनटू लैक्टेट। इट इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसमें एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, व्हिच इज बेसिकली कैटालाइजिंग दिस स्टेप। तो पायरुवेट के बाद वाला स्टेप, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर रहा है, और वापस NAD+ रीजनरेट हो रहा है, लेकिन एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रही। एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे जो RBCs होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता, और सॉरी ग्लाइकोलाइसिस होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलती, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो वहां पे भी यही सब, रेड ब्लड सेल्स भी कम बहुत ज्यादा होते हैं, और एनर्जी ऐसी जनरेट हो रही है उसके अंदर भी, क्योंकि उसमें हमारी हीमोग्लोबिन की वजह सरफेस एरिया करने के लिए जो भी रीजन होता है, उसमें हमारे पास इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ो। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगी, तो उधर फर्मेंटेशन ही होगी। Next is alcoholic fermentation, which is occurs in yeast and several other bacterial species, and pyruvate is converted to ethanol and carbon dioxide in a 2-step pathway.
तो यहाँ पे पायरोवेट जो है वो पायरोवेट डीकार्बोक्सिल इसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और उसके बाद बन रहा है एसिटल्डिहाइड। आपको पायरोवेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटल्डिहाइड में और फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजन आ रहा है, फिर NADH ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज तो करता है लेकिन एसिटल्डिहाइड इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 2 स्टेप फर्मेंटेशन हो रही है। इसमें पायरोवेट कार्बोक्सिल और अल्कोहल डिहाइड्रोजन 2 एंजाइम इन्वॉल्वड है और ये दोनों का नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसे इट आ सकते हैं। हाउ इज व्हिच एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट टू एसिटल्डिहाइड एंड व्हिच एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू इथेनॉल। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन थी। अब आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम फर्मेंटेशन। तो उसमें ऑक्सीजन तो एब्सेंट है लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फिर भी चल रही है। फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी नहीं चल रही है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। तो इसमें क्या है, हमारा टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बस चेंज हो गया, वो ऑक्सीजन की जगह सल्फेट, नाइट्रेट या फ्यूमेरेट आ रहा है। तो बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ETC to establish an electrochemical proton gradient। तो gradient भी बन रहा है and ATP synthesis occur through both substrate level phosphorylation and oxidation। तो इसमें सब कुछ हो रहा है लेकिन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन नहीं है। So this is the difference and it is important to know the difference। तो इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन सेम नहीं है, ये बात ध्यान रखने वाली चीज है। दिस इज एन ओवरव्यू कि हमारा ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरोवेट हुआ, का फर्मेंटेशन होगा तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल और ATC चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और ये साइटोप्लाज्म में होगा। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, यूकेरियोट्स में साइटोसोल में होता है, प्रोकैरियोट्स में भी साइटोसोल में होता है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में होती है क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए साइटोसोल में ही क्रेब्स साइकिल होती है। कंपार्टमेंटलाइज्ड तो फिर भी होते हैं थोड़े थोड़े। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एयर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। फर्मेंटेशन साइटोसोल भी हो सकती है और एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकती है। So I hope this video helped you to understand some of the basic things and to connect basically the entire chapter। तो अगर आपने चैप्टर पूरा पढ़ भी लिया है तो भी आपको रिविजन में हेल्प करेगा और नहीं पढ़ा है तो भी आपको आगे पढ़ने में हेल्प करेगा। तो कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ इट हेल्प यू। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करती है।